देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया था, जब किसी पत्र या सरकारी पत्र का उत्तर समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है कहलाता है। क्या क्या इसका आंसर? अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर। जब कई बार क्या होता है कि हम पत्र दे देते हैं, तो यह ध्यान रखना है इसमें, जब कोई पत्र किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता है तो कितने दिन के अंदर हमें रिमाइंडर भेजना होता है? कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 30 दिन का। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब कोई भी अनुस्मारक भेजा जाता है तो 30 डेज का रिमाइंडर दिया जाता है कि 30 डेज का टाइम दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि आपने 10 दिन पहले पत्र भेजा और उसका जवाब आपको नहीं मिला तो आप अनुस्मारक भेज रहे हैं। मिनिमम 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर आपको रिमाइंडर देना होता है। अगर तब भी आपका जवाब नहीं दिया जाता है, सेकंड रिमाइंडर, फिर दूसरा रिमाइंडर 15 दिन में भेजना होता है। 3 रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं, 3 अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। अगर तीनों का जवाब नहीं मिलता है तब उसके ऊपर एक वारंट जारी किया जाता है उसके लिए, या फिर उसके लिए कोई एक नियम बनाया जाता है कि भाई ये जवाब क्यों नहीं मिला है। तो कार्यवाही किसके ऊपर होती है? उस अधिकारी के ऊपर जिसने इसका जवाब नहीं दिया। तो पहली बार में याद रखेंगे 30 दिन का टाइम दिया जाता है, सेकेंड टाइम में 15 दिन का टाइम दिया जाता है और थर्ड टाइम में 10 दिन का समय दिया जाता है। अगर ये इस समय अंतराल के अंतर्गत अनुस्मारक नहीं आया यानी उसका जवाब नहीं आया तो उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जैसे पहला हम पत्र भेजते हैं वो तो नॉर्मल जो शब्दावली होती है, जो भाषा होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड टाइप जब हम भेजते हैं तो कठिन शब्दों का, यानी कि आपने अब तक इसका जवाब नहीं दिया, इस तरह से जवाब मांगा जाता है। फिर उसके अलावा फिर और अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, भाई इतने टाइम पे जवाब क्यों नहीं दिया गया। अपेक्षाकृत कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनुस्मारक में, क्योंकि रिमाइंडर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना होगा। कार्यालय आदेश क्या होता है, आप सभी को ये ध्यान रखना है। कार्यालय आदेश कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या किसी भी विभाग या किसी भी मंत्रालय के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसी को हम कार्यालय आदेश कहते हैं। इस कार्यालय आदेश में पदोन्नति से संबंधित सूचना, पद वृद्धि से संबंधित सूचना, स्थानांतरण, छुट्टी, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? कार्यालय आदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनाया था कार्यालय आदेश से कि कार्यालय आदेश किस शैली में जारी किया जाता है, किस कार्यालय आदेश की भाषा शैली क्या है, किस शैली में जारी किया जाता है? उत्तम पुरुष शैली, सॉरी अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष लिखना। ठीक है, अन्य पुरुष शैली। कार्यालय आदेश हमेशा अन्य पुरुष शैली में जारी किया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी आरोप पत्र तो ऐसा कुछ नहीं है, जब कोई भी आरोप लगता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गस्ती पत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपको आते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिपत्र। परिपत्र एक साथ कई सारे विभागों को एक साथ जो पत्र भेजा जाता है उसको कहते हैं परिपत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मिनट किसे कहते हैं? देखो मिनट याद रखना आपको, ये टिप्पणी का एक प्रकार है, टिप्पणी का एक प्रकार है। प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया जो टिप्पण होता है उसको हम मिनट कहते हैं। ठीक है, देखो टिप्पण क्या होता है? टिप्पण तो टिप्पण किसी भी मामले को नियमानुसार निपटाना ही टिप्पण कहलाता है। किसी मामले को, जो मामला होता है उस मामले को नियमानुसार निपटाना ही टिप्पण कहलाता है। और ये टिप्पण आपको याद रखने कितने टाइप्स के होते हैं टिप्पण? पता है किसी को टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, यूकेटीपीएससी ने पूछा था ना। टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। टिप्पण 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सहायक स्तर पर, इसमें लिखेंगे पहले में सहायक। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण, इसी को हम प्रारंभिक टिप्पण भी बोलते हैं, प्रारंभिक टिप्पण। ठीक है, और दूसरा आपके पास आता है अधिकारी स्तर पर। अधिकारी स्तर पर टिप्पण होता है, इसी अधिकारी स्तर के टिप्पण को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं प्रशासनिक टिप्पण, या फिर इसी को लिखा होता है नेमी टिप्पण। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रशासनिक टिप्पण या नेमी टिप्पण, या फिर हम बोल सकते हैं
अधिकारी स्तर का जो टिप्पण होता है उसको प्रशासनिक टिप्पण या नियमित टिप्पण कहते हैं। तो टिप्पण की शुरुआत आपको याद रखना है सहायक से होती है। एक सहायक जो होता है ना, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक से स्टार्ट होता है टिप्पण लिखना, और सबसे उच्च अधिकारी जो राष्ट्रपति होता है वो भी टिप्पण लिखता है। बस अंतर इतना है कि जो मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का टिप्पण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिनट बोलते हैं, याद रखना है। बल्कि जो अन्य टिप्पण होते हैं उसको सहायक स्तर पर उसको प्रारंभिक टिप्पण कहा जाता है, जो प्रारंभिक में लिखा जाता है सहायक स्तर से लेकर। ये सारे चीजें ध्यान में रखने के बाद एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। जैसे सपोज दैट आपका ये टिप्पण है, यहाँ पर कोई टिप्पण लिखा जा रहा है, इस टिप्पण में एक चीज याद रखना है कि ये टिप्पण लिखा हुआ है, तो इस टिप्पण में जो सहायक स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो किस ओर, पत्र के या टिप्पण के किस ओर अपना वक्तव्य देते हैं या अपना कथन लिखते हैं, तो आंसर होगा आपका बाईं ओर। यहां बाईं ओर पे आप लिखेंगे सहायक स्तर। सहायक स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो अपना टिप्पण किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर। और जितने भी अधिकारी स्तर, जो सेकंड नंबर का जो टिप्पण है अधिकारी स्तर या प्रशासनिक या नियमित टिप्पण, वो किस ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। ये वाला दायां है और ये वाला बायां, तो यहां पर लिखेंगे अधिकारी स्तर। या अधिकारी अपना जो वक्तव्य है वो किस ओर लिखेगा, तो आपका आंसर होगा दाईं ओर। आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपना टिप्पण बहुत शॉर्ट में लिख के देते हैं, बस इतना लिखते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं, और वहां पे साइन कर देगा, यहां पर लिख देगा मैं इस बात से सहमत हूं और नीचे साइन कर देगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह जो भी है ये आमतौर पर सहमति देते हैं। या कई बार ऐसी कोई बहुत बड़ा मामला आ गया कि उसका टिप्पण जो है वो नहीं निपट पा रहे हैं, उसका मामला जो सही नहीं है, तो उसमें लिख देता है इसकी दोबारा से जांच की जाए, तो उसको दोबारा से सहायक स्तर पर भेजा जाता है। समझ गए, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना होगा टिप्पण से, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं टिप्पण से। इसको टिप्पण को इंग्लिश में नोटिंग कहते हैं, कई बार आपको दिया होता है, या कई बार नॉर्मली शब्द दे देगा आपको कि नोटिंग किसे कहते हैं, या टिप्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिप्पण को क्या बोलते हैं, तो नोटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न विदेशी आगत शब्दों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना था। यहां पर आप देखेंगे किस्मत जो शब्द है ये अरबी भाषा का है, ठीक है। जलेबी फारसी भाषा, कई जगह इसको अरबी भी देता है, ये लिख लेना है इसमें थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, क्योंकि किस्मत कई जगह अरबी भाषा फारसी दे रहा है और कई जगह, सॉरी, जलेबी कई जगह फारसी दे रहा है और कई जगह अरबी भी दे रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो और ऑप्शन है वो सही है। आपका खच्चर किस भाषा का शब्द है, तो खच्चर आपका तुर्की भाषा का शब्द है, और गोदाम किस भाषा का है, पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है डी वाला 4 3 1 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखेंगे कि जलेबी अरबी और फारसी दोनों जगह उसका आंसर दे रहा है। अरबी फारसी के शब्द लगभग कुछ शब्द ऐसे हैं जो अरबी में भी यूज होते हैं और फारसी में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपको दे रहा है उच्छिद व्यंजन, उच्छिद व्यंजन या इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ड और ढ, ताड़नजात व्यंजन कहते हैं इनको, या फिर उच्छिद व्यंजन। ठीक है, लुंठित व्यंजन यहाँ पे र है, इसी लुंठित व्यंजन को प्रकंपित भी कहते हैं, कई जगह इसको क्या लिखा होता है, प्रकंपित व्यंजन भी इसको कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होते हैं, और काकल्य व्यंजन कहा जाता है हा को। इस क्रम में अगर हम आंसर देखेंगे, पहले का डी, दूसरे का थर्ड, पहले का 4, यानी कि एक पहले का फर्स्ट, फिर सेकंड का थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। ठीक है, कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ पर कई बार इसको व्यंजन या व्यंजनों को पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन क्या कहलाते हैं, इस तरह से। एक आपके पास स्पर्श संघर्षी व्यंजन आता है, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, आप बता सकते हैं कौन से होते हैं। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 5, और जो च वर्ग होता है पूरा, वो च वर्ग क्या कहलाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अगर आपके पास पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। जो क वर्ग है, क वर्ग से लेकर प वर्ग के सभी जो पंचमाक्षर होते हैं, 5 पंजे 25, तो ये 25 क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक आपके पास कई बार आपको दिया होता है पार्शिव, पार्शिव ध्वनि या पार्शिव व्यंजन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होता है ल, पार्शिव कहलाता है। देखो, लुंठित होता है र या प्रकंपित होता है र,
लेकिन पार्टिसिपल लिखा होगा तो लॉ याद रखना है, ठीक है तो बेसिक पढ़ा होगा आपने कई बार, लेकिन रिकॉल आपको करना है पेपर में, ठीक है कई बार कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। अंतस्थ आपको दे रखे हैं, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, ये वाला पेपर में पूछा गया था वत्सर्य व्यंजन वाला, ठीक है वत्सर्य व्यंजन इनकी संख्या भी 5 होती है, इसको ऐसे याद रखेंगे स र ल ज और न, सरल जन, ये क्या कहलाते हैं, इस पर वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या 5 है, ठीक है तो ये सारे भी आपको साथ में याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद, देखो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी बोली जाती है, जैसे हम लोग हिंदी में पत्राचार करते हैं वैसे वहां पे भी हिंदी में पत्राचार होता है, और जैसे यहाँ पे नाटक संवाद वगैरह हिंदी में किए जाते हैं वो सारे ही वैसे कहां पर होता है, मॉरिशस में भी होता है। तो जैसे यहाँ पर कवि हैं, लेखक हैं, वैसे वहां पर भी लेखक हैं। तो वहां का जैसे भारत का या हम भारत का कथा सम्राट किसे कहते हैं, या हिंदी का कथा सम्राट किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। उसी तरह से मॉरिशस का प्रेमचंद कहलाता है अभिमन्यु अनंत कहलाते हैं, ठीक है। इसके बोलचाल लिखने में मैक्सिमम जो जैसे हमारे यहाँ पे सर्वाधिक हिंदी बोलने वालों की संख्या है, वैसे ही वहां पर मॉरिशस में भी हिंदी बोलने की वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो सब सेम है वहां पर, ठीक है। ये हिंद महासागर का एक देश है मॉरिशस, जहां पर हिंदी बोली जाती है मुख्य रूप से। तो इसका आंसर याद रखना है, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम भिन्नार्थक, सम मतलब समान, सुनने में तो सम लगते हैं, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको, सुनने में सेम लगते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे तनु और तनु, बस मात्रा का अंतर है। तनु, तनु का मतलब होता है पतला और तनु मतलब होता है शरीर, इसका सही आंसर डी था, ठीक है। तनु और तनु, पतला और शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें मैंने करेक्शन करवाया था आपको, सलिल का सलीला करवाया था ना, ठीक है। तो देखो यहां पर याद रखेंगे आप, पर्यायवाची देखेंगे, मछली का झक सही है, एक और होता है झस, झस भी होता है और झक भी होता है, बोलते हैं ना, वो नहीं बोलते झक मार रहे हो, मछली मार रहे हो, मतलब झक इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहावत भी बनी है, ठीक है। तो झक और झस भी होता है, दोनों होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सौमित्र लक्ष्मण का होता है, इसके अलावा एक आप और याद रखेंगे, शेषावतार, शेषावतार भी किसका होता है, लक्ष्मण का होता है, ठीक है। सलिल, अब देखो सलिल अगर आएगा तो सलिल किसका होता है, सलिल मतलब जल, लेकिन अगर उस पर मात्रा जुड़ जाती है आ की तो सलीला नदी का हो जाता है, ये भी सही है, सलिल जल का होता है लेकिन सलीला नदी का होता है। यहां पर आपका आंसर डी था, तरी नाव का पर्यायवाची होता है, तैरना, तरी मतलब नाव, तो तरी होता है नाव या नौका का, नाव या नौका, आंसर आपका डी यहां पर सही था, ठीक। कुछ और पर्यायवाची शब्द मैं आपको दे रहा हूं जो पेपर में पूछे गए थे, हाल ही में कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला लिखो सप्तदल, सतदल, सॉरी सतदल किसका पर्यायवाची होता है, इसको लिखेंगे। दूसरा लिखो सहकार, सहकार या सहकार किसका विलोम पर्यायवाची होता है। फिर लिखो भेषज, भेषज किसका पर्यायवाची शब्द है। शक्रचाप, सप्तवर्ण, खगेश, खगेश, और एक और लिखेंगे, यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो चांसेस हैं दोबारा पूछे जाने के। सतदल किसका पर्यायवाची होता है, सतदल, सतदल कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सतदल कमल।
अम्बुज भी होता है, ठीक है, अम्बुज भी कमल का। साहकार, साहकार आम का पर्यायवाची होता है, यहां पर आम लिखेंगे। भेषज औषधि या दवा, औषधि या दवा, ठीक है। शक्रचाप इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का पर्यायवाची है शक्रचाप। सप्तवर्ण, सप्त मतलब सात, वर्ण मतलब रंग, किसके होते हैं? इंद्रधनुष, ये भी इंद्रधनुष का है, ठीक है। खगेश गरुड़, गरुड़ का होता है खगेश, ठीक है। और प्रज्ञा चक्षु, देखो प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि और चक्षु मतलब आंख, यानी कि बुद्धि ही जिसका आंख हो, बुद्धि ही जिसका आंख हो, यानी कि जिसके आंखें न हो, अंधा, अंधा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अंधा का पर्यायवाची, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बच्चों ने इसका गलत किया है आंसर। प्रज्ञा चक्षु, किसी ने चश्मा किया है, किसी ने कुछ किया है, ऐनक किया है, इस तरह। प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि और चक्षु मतलब आंख। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, जिसका मतलब आंखें ना हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, उसको बोलते हैं अंधा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी साथ में आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कुमाऊनी कहावत अपनी जय का सभी घाघरी दीनी, इसका मतलब है, देखो अपनी जय, अभी रिसेंटली इसमें जय मतलब होता है पत्नी, ठीक है। जय पत्नी के लिए बोलते हैं, आया था ना अभी पेपर में क्वेश्चन, याद होगा आपका, जय का जुई नहीं, वह का कुई नहीं, इस तरह से कुछ कहावत है। जय मतलब पत्नी के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बोला जा रहा है कि अपनी पत्नी को सभी घाघरी देने, मतलब सभी घाघरे जो भी कपड़ा होता है उस वो दिलाते हैं, इसका मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, ठीक है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपनी जिम्मेवारी पूरी करना, बस शब्द का मतलब पता होनी चाहिए। ज्वे किसे बोलते हैं, हो सकता है यही प्रश्न दोबारा बन जाए कि कुमाऊनी शब्द ज्वे का अर्थ क्या है, पत्नी के लिए बोलते हैं। किसी ने जवाई किया, जवाई मतलब पति, किसी ने पति कर दिया, ऐसे गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो याद रखना है ज्वे बोलते हैं कुमाऊं में पत्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के विकास संबंधित प्रमुख संस्थान महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वर्धा जो है ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है, कर्म भूमि कहा जाता है, यहाँ पर इन्होंने कार्य किया है, तो इसको कर्म भूमि के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी की कर्म भूमि वर्धा को कहा जाता है। तो यहीं पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया 1997 में, ठीक है। गांधी जी तो मर चुके थे 1948 में, लेकिन इनकी स्मृति में जो इनकी कर्म भूमि रही है, वहां पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहली देखो बुआरी उज, फिर करो गणेश पूज, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है इस गढ़वाली कहावत में बुआरिक शब्द का अर्थ क्या है, या बुआरिक शब्द प्रयोग किया जाता है बहू के लिए, ठीक है। यहां पर आंसर होगा बी, बॉल, बहू। पहली देखो बुआरिक उज मतलब पहले बुआरी का ताकत देखो, या जो भी है ताकत, इस तरह से उज मतलब फिर करो गणेश पूज, फिर करो पूजा स्टार्ट, इस तरह से। तो बहू, बुआरी का सब अर्थ है यहाँ पर बहू। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से किस कुमाऊनी शब्द का हिंदी अर्थ सही नहीं है? देखो यहाँ पे दिया है कचार में धक्यूण, धक्यूण मतलब धक्का देना, ठीक है। कचार मतलब कीचड़, कीचड़ में धकेलना, बिल्कुल सही है पहला वाला। सेकंड दे रहा है अग्यारी वर्णन, अग्यारी मतलब अग्रगामी चलने वाला, ये बोल सकते हैं हम, आगे का नेतृत्व करने वाला, आगे चलने वाला, अग्रगामी या नेतृत्व करने वाला, ये भी सही है। चानी फूटन, देखो चानी जो बोलते हैं ना, चानी कुमाऊं में माथा के लिए बोलते हैं, माथा, माथा मतलब सर, ठीक है, सर। तो इसका मतलब है सर फोड़ना, ठीक है। चानी फूटन मतलब सर फोड़ना, तो यहां पर चांदी मिलना नहीं बल्कि सर फोड़ना, सर फोड़ना इसका मतलब होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था सही अर्थ नहीं है, सही नहीं है। ख्वार रमे चढ़न, ख्वार रमे चढ़न मतलब सिर में चढ़ना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा पुरस्कार अपने दिए जाने वाले क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक्चुअली मिस्टेक हो रखी है, इसके दो आंसर आ रहे हैं। एक तो आपका
बी और सी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। यहाँ पर वैसे हमने एबल लिखा था, एबल, वो टाइपिंग एरर हो गया। एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, गणित का नोबल कहते हैं ना एबल को, तो इसलिए इसके दो आंसर हो गए। ये थोड़ा सा बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। बुकर प्राइज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, ये भी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। दूसरा आपको नोबेल पुरस्कार, ये 6 फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 भागों में दिया, 6 चीजों में दिया जाता है। गणित इसमें नहीं आएगा, गणित में नहीं दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इसकी अगर मैं बात करूं, ये कब से दिया जा रहा है, तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन देती है, ये ध्यान रखेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य से संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई 1983 में, 1983 थे मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझने वाली यहाँ पे। अगर मैं ज्ञानपीठ की बात करूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे फैक्ट जल्दी जल्दी में याद रखेंगे रिवीजन के लिए। ज्ञानपीठ की स्थापना होती है 1960 में, ठीक है। ज्ञानपीठ टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22+1, 22 तो वो भाषाएं हैं जो हमारे आठवीं अनुसूची में, संविधान में है, और एक भाषा और है अंग्रेजी, जो 2023 से इसमें मर्ज की गई। तो टोटल कितनी भाषाएं होगी? 23। क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है अभी वर्तमान में, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22+1। एक कौन सी है? अंग्रेजी, और 22 वो भाषा है जो हमारे संविधान में है, आठवीं अनुसूची में। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी शंकर कुरूप। मलयालम के लिए इनको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखना है। साथ में याद रखना है, अगर कोई महिला आपको पूछा है कि सबसे पहले कौन सी महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यहां पर याद रखना है 1976 में आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी को प्रथम महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1976 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको ज्ञानपीठ में याद रखना होगा। और वर्तमान में ज्ञानपीठ किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है अभी हाल ही में 2025 में, ठीक है। तो ये भी सारे याद रखने हैं फैक्ट। दूसरा, अब मैं अगर साहित्य अकादमी की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, साहित्य अकादमी भी ये सेम चीजें सभी याद रखनी होंगी। साहित्य अकादमी की स्थापना होती है 1954 में, स्थापना 1954 में हुई। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में, यहां पर हमने ये पढ़ा था ना, तो साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22+2 में याद रखना है। 22 तो भाषाएं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है, प्लस 2 भाषाएं कौन कौन सी है? 2 आप लिखेंगे, अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी में दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों भाषाओं में, तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। महिला, अगर आप पूछी जाएगा आपको कि पहली महिला कौन थी जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम था अमृता प्रीतम। ये पंजाबी कविता इन्होंने लिखी थी, सुनहरे सुनहरे ऐसे कुछ करके है। तो अमृता प्रीतम को दिया गया था और ये 1956 में दिया गया, 1956, ठीक 1 साल बाद। पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को, उसी के 1 साल बाद महिला को दिया गया था, अमृता प्रीतम को। याद रखेंगे सारे फैक्ट, ठीक है। नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था, मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 में दिया गया था, और बुकर प्राइज 1969 में दिया गया था, 1969 में पहली बार दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है विलोम शब्द
और सही आपको बताना है, ठीक है। देखो प्रीति और प्रेम दोनों एक समानार्थी शब्द है। प्रीति मतलब प्रेमी होता है, इसका विलोम होगा घृणा। इसका विलोम क्या होगा? घृणा होगा, ये गलत है पहला वाला। दूसरा दे रखा है पवित्रता, पवित्रता में केवल अ जुड़ जाएगा, अपवित्रता हो जाएगा, ठीक है, अपवित्रता, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। सत्याग्रह रहस्य नहीं होता है, सत्याग्रह का दुराग्रह होता है, आपका डी वाला बिल्कुल सही है, सत्याग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है। रहस्य जानना, रहस्य या गुप्त का होता है ना, गुप्त और रहस्य एक ही समानार्थी शब्द है, इसका मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना या सामने आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 14 है। निर्मला झाड़ू लगाती है, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्न में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ये वाक्य आपको दिया है, कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य की पहचान होती है कि उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, ठीक है, पहला ए आंसर होगा। साधारण वाक्य आपको हमेशा याद रखना है जहां पर एक सूचना मिलती है, हमें एक जानकारी मिलती है, किसी भी चीज की हमें कहीं पे जानकारी मिल रही है, सूचना मात्र मिल रही है, वो हमेशा किस में आता है? साधारण वाक्य में आता है, सिंपल वाक्य में आता है, ठीक है। 15 पे आते हैं, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन है? हिंदी में नासिक के व्यंजनों की संख्या होती है 5। हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का कचट तक आपने पढ़ा होगा, क से लेकर प तक जितने भी वर्ग है उनका 5वां अक्षर क्या होता है? नासिक क्या होता है? तो 5 होती है इनकी संख्या, ठीक है, 5 वर्ग है, पांचों में एक एक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ध्वनियों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है? ध्वनियों के परस्पर मेल को शब्द कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी थोड़ा समझेंगे, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में कई बार बनता है कि अगर हम इनका सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, या इसी को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर आपको पूछा जाए तब आपका आंसर होता है वर्ण। वर्ण को हम लिखते हैं और ध्वनि मुख से निकलती है, तो ये मौखिक होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई का आपका आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आंसर होगा ध्वनि। जैसे हम यहाँ पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं, घर, ये शब्द है, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये इस तरह से जुटेगा, घा, घा के साथ आ। याद रखना है हमेशा जो भी व्यंजन होगा वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। तो हमेशा ये घ है, घ के साथ अ भी आएगा, तो इसमें वर्ण का मेल हो रखा है। इसी तरह से र को लिखूंगा तो र के साथ भी क्या आएगा? अ आएगा। तो याद रखना है इस तरह से बना है, इनको कहते हैं हम वर्ण और इसको कहते हैं हम शब्द। तो यही आपको पूछ रहा है, ध्वनि के परस्पर मेल को, ध्वनियों के परस्पर मेल को ही शब्द कहते हैं। तो यहां उसके बाद क्या बनेगा? शब्द बनेगा, जो क्या होगा? सार्थक होगा। ये सार्थक है, इसका अर्थ है। अब तक हमने वर्ण पढ़े, वर्ण में कोई सार्थक नहीं, इसका अर्थ नहीं निकलता है कुछ भी। ये देखो, घा रा, घा को अलग पढ़ूंगा तो अर्थ नहीं निकलेगा, रा को भी अलग पढ़ूंगा तो अर्थ नहीं निकलेगा। इसके बाद जब वो शब्द बन जाता है तो सार्थक बन जाता है। सार्थक मतलब अर्थ सहित। तो शब्द एक इसका अर्थ निकल रहा है, घर मतलब जहां पे लोग निवास करते हैं, आवास के लिए बोलते हैं घर, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आंसर होगा आपका शब्द, ठीक। उसके बाद बनता है पद, पद से बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है वाक्य। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो पदबंध, जिन्हें हम शब्दांश भी कहते हैं, पदबंध क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ये शब्द के तो अंश है, पदबंध को शब्दांश भी कहते हैं। सॉरी, शब्दांश नहीं, वाक्यांश, गलत हो गया थोड़ा। अब जब शब्दांश निकल चुका है तो शब्दांश किसे बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन वाक्यांश होते हैं, ये वाक्य के अंश है। पदबंध क्या होता है? अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। पूरा अर्थ कौन देता है? वाक्य। तो यहां पर आप लिखते हैं सार्थक शब्दों, ये बोल सकते हैं हम सबसे बड़ी सार्थक इकाई। ये तो सबसे छोटी थी,
सबसे छोटी सार्थक इकाई और ये सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। समझ रहे हो ना? तो सबसे बड़ी, यानी कि मैं अगर एक सेंटेंस बोलता हूं मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है ये पूरा वाक्य बन गया है और ये पूरा अर्थ दे रहा है हमें कि मोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो समझना है चीजों को बेसिक से लेकर और डिटेल तक। अगर आपको समझ आ गया कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी चीज नोट करते रहना, शब्दांश किसे कहते हैं, उपसर्ग को। वाक्यांश किसे कहते हैं, पदबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? नाम से ही पता चला, वृद्धि मतलब मात्राओं की वृद्धि जिसमें हो रखी है। आप देखेंगे महाधन औषधि, आ के बाद ओ आए तो आओ में परिवर्तित होता है। ओ आए चाहे आओ आए, दोनों ही आओ में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली यहां से भी क्वेश्चन बना था पेपर में कि राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले गए, उसमें मुख्य निर्णय कौन सा था? पहला याद रखने, राजभाषा नियम बनाए गए, इनकी संख्या कितनी थी, 12। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि राजभाषा नियम 1976 बना था, उसमें नियमों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 12। 12 नियम बनाए गए थे। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था इसके अंतर्गत। दूसरा, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत भी की गई थी। तो सारे आपको याद रखना, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, इस राजभाषा नियम 1976 के तहत भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था। भारत के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। ये वाला यहां तक वो नहीं पहुंचा, यहां तक उसने अभी नहीं पूछा है पेपर में। ठीक है, तो भारत के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, क, ख और ग। ठीक है, ये किस आधार पे बांटा गया? ये बांटा गया पत्राचार के आधार पे कि कौन कौन से राज्य किस भाषा में पत्राचार करते हैं। क में उन राज्यों को रखा गया जो केवल एक भाषा, पत्राचार एक भाषा में करते हैं। पत्राचार एक भाषा में करते हैं। इसमें हम मान सकते हैं उत्तराखंड अपना पत्राचार केवल हिंदी में करते हैं। हम मान सकते हैं यूपी, हम बोल सकते हैं एचपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जो हमारे जितने भी आसपास के राज्य हैं, हरियाणा, ये सब किसमें पत्राचार करते हैं? केवल एक भाषा में पत्राचार करते हैं, केवल हिंदी में। ठीक है, ख में उन राज्यों को रखा गया जो द्विभाषी हैं, द्विभाषी यानी कि 2 भाषा में पत्राचार करते हैं, वो उन राज्यों को कहां रखा गया है? ख में। जैसे मैं बोल सकता हूं पंजाब पंजाबी में भी करता है और हिंदी में भी करता है। मैं बोल सकता हूं गुजरात हिंदी में भी करता है और गुजराती में भी करता है। महाराष्ट्र मराठी में भी करता है और हिंदी में भी करता है। ठीक है, और ग में कई बार इसको एबीसी में भी दे सकता है आपको। एबीसी का मतलब भी वही है, क ए, ख बी और ग सी में। तो सी में या ग में वो राज्य रखा गया है केवल किसमें पत्राचार करते हैं? अंग्रेजी में। कुछ ऐसे राज्य भी हैं भारत में जो पत्राचार केवल अंग्रेजी में करते हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, नागालैंड, या साउथ के राज्य जैसे तमिलनाडु, वो अपना पत्राचार जो भी किस भाषा में करते हैं? अंग्रेजी में। ठीक है, तो याद हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि इस राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत भारत के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, क, ख और ग। क में उन राज्यों को रखा गया जो पत्राचार केवल हिंदी में करते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आसपास के जितने भी हमारे राज्य हैं। ख में वो राज्य हैं जो द्विभाषी, बाइलिंगुअल में करते हैं, जैसे आपका पंजाबी और हिंदी, गुजराती और हिंदी, मराठी और हिंदी। और ग में वो राज्य जो केवल अंग्रेजी में पत्राचार करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखने होंगे, अगर बनेगा यहां से क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 3 लोक में मथुरा न्यारी, तीनों लोकों में मथुरा न्यारी यानी कि सबसे निराली। ठीक है, आपका आंसर होगा बी, बॉल। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द यहां पर अधिशासी, याद रखेंगे अधिशासी कैसे लिखते हैं, ये वाला सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट, अब जीएस में आते हैं 21।
राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय ने शिक्षा का विरोध कभी नहीं किया, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, बल्कि इसका समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसके अलावा अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। ये विरोध बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और अविश्वास या अंधविश्वास पर इसका विरोध किया था। कौन कौन सी चीजों का समर्थन किया वो आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने ये बोला एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, ये बोला कि ईश्वर केवल एक है। ये एकेश्वरवाद पर आप याद रखें, एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। दूसरा इन्होंने ये बोला कि तर्क और ज्ञान पर, तर्क व ज्ञान पर इन्होंने बल दिया। अगर कोई तर्क निकल रहा है या अगर किसी को नॉलेज है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, तर्क और ज्ञान पे बल दिया। तीसरा महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने बल दिया, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, तो इसमें लिख लेना महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पे बल दिया, ठीक है। दूसरा याद रखना आपको, इन्होंने शिक्षा तो मैंने आपको बता ही दिया, शिक्षा तो आपको दिया, इस पे बल दिया। विरोध किसका किया? बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया, ठीक है। राजमोहन राय मतलब राजा राम मोहन राय की बात हो रही है, उन्हीं को राजमोहन राय भी कहते हैं। 22 पे आते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद कराया था वो शाहजहां ने कराया था, और इनके समय में कहा जाता है इन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था। इनका जो बड़ा बेटा था नहीं, जो इनका बेटा था दारा सिको, जो सबसे बुद्धिजीवी था, दारा सिको ने सिर ए अकबर के नाम से फारसी उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी भाषा में, ठीक है। तो सिर ए अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? दारा सिको। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पेपर में देखने को मिलता है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किसने किया? दारा सिको ने। किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। और उपनिषदों का जो सबसे पहले जो अनुवाद किया गया था, सर्वाधिक 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था शाहजहां ने, करवाया था। मतलब इनको समझने का प्रयास किया, इनको ये बोला कि जो भारतीय संस्कृति जो उपनिषद है इनको समझा जाए, तो फारसी भाषा में समझने के लिए अनुवाद किया था। सबसे पहले इनका बेटा दारा सिको ने सिर ए अकबर के नाम से फारसी अनुवाद किया। 23 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ प्रावधान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आपको याद रखने, देखो उच्च न्यायालय हमने पढ़ा आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट है, ठीक है। तो 214 से लेकर और 231 तक हम पढ़ते हैं हाईकोर्ट के बारे में। 214 से लेकर गठन 214 में 231 तक हम हाईकोर्ट को पढ़ते हैं। उसी में अनुच्छेद 219 आता है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य का राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? 219 के तहत। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है आर्टिकल 219 के तहत। अब एक और चीज है, एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय 214 में कहा गया है, कौन सा आर्टिकल ये व्यवस्था करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 231 है, जो अंतिम जो यहां पर जोड़ा गया है 231, इस 231 में ये कहा गया है कि एक राज्य यहां पे लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, आर्टिकल 231 में कहा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये था कि एक ही होगा, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है जो 7वां संविधान संशोधन है, ये भी आप अगर लिखना चाहो तो 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। 7वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1956, इसमें ये बात कही गई थी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। आर्टिकल 231 संविधान संशोधन 7वां 1956, ठीक है। एक और पॉइंट अगर यहां पर हम नोट करें,
देखो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी उम्र कितनी होती है रिटायर की, सेवानिवृत्ति की? 62 साल, ठीक है। लेकिन पहला 60 था, पहले 60 था और 60 से 62 किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 60 से 62 हो सकती है? हाँ, 15वां संविधान संशोधन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 15वां संविधान संशोधन 1963 1963 में कहा गया, ये प्रावधान किया गया कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 60 से 62 उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र की गई, ठीक है। ये सारे फैक्ट इससे कनेक्ट होते हैं तो इनको भी याद रखेंगे। 60 से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली आपके पास कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 60 से 62 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है आपने लिखने में। 24 है, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। देखो मंत्रिमंडल दो बने थे, एक स्वतंत्रता से पहले और एक स्वतंत्रता के बाद। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात के मंत्रिमंडल है। तो स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल, विधि मंत्री अंबेडकर को बनाया गया था, बिल्कुल सही है। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, बिल्कुल सही है। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर को बनाया गया था। सभी कथन यहाँ पर सही है, आपका आंसर होगा डी। इसके अलावा और मंत्री आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंत्रालय बहुत पूछा जाता है आपका अंतरिम मंत्रिमंडल वाला। पहला वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतरिम वाला या स्वतंत्रता के बाद वाला जरूर पूछा जाता है। कुछ और मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका शिक्षा मंत्री कौन थे? तो लिख ले फटाफट से, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरा लिखेंगे आप, वित्त मंत्री कौन थे? ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, षणमुखम शेट्टी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट लिखो, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आपको अंतरिम मंत्रिमंडल से या स्वतंत्रता के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल से पूछा जाए तो इससे बाहर नहीं पूछा जाता, ये कई बार पूछे गए पेपर में, सुमेलित करने के लिए आ सकता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है, गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है, क्या क्या इसका आंसर? सी, बिल्कुल सी आंसर होगा, मेंटल और कोर के बीच में है। आपने पढ़ा होगा ये जो पृथ्वी का आंतरिक भूभाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भूभाग 3 भागों में विभक्त है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हमने पढ़ा है, इसको क्रस्ट कहते हैं। जो ये वाला भाग है बीच वाला, इसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और जो ये वाला है इसको हम कोर कहते हैं। कई बार इनके अन्य नाम पूछे जाते हैं, जैसे आपका लिथोस्फेयर, ये भी याद रखेंगे। लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? क्रस्ट को। मेंटल को परसों ही आपको बताया था पायरोस्फेयर कहते हैं, पायरोस्फेयर या व्हाइट ऑफ द अर्थ भी मेंटल को कहते हैं, पायरोस्फेयर या फिर व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को। और कोर को कहते हैं बेरिस्फेयर, बेरिस्फेयर किसे कहते हैं? कोर को, ठीक है। देखो लिथ मतलब होता है चट्टान, कंकड़ पत्थर, तो लिथोस्फेयर सबसे ऊपर कंकड़ पत्थर ही तो है, तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहते हैं या लिथोस्फेयर कहते हैं। चट्टान होता है वैसे लिथ मतलब, लिथोफाइट्स आपने पढ़े होंगे, लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहते हैं, ठीक है, तो उसी से बना है लिथोस्फेयर। क्रस्ट केवल 1% भाग पर है, सबसे ज्यादा पार्ट आता है 83% पर मेंटल है, और जो कोर वाला पार्ट है बचा हुआ 16% भाग पे कोर है। 1% 84, ये 84 हो गया, और 16 100%, तो 1% भाग पे क्रस्ट, मेंटल 83% और कोर मात्र 16% भाग पे। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था निफे, निकिल और फेरस, लोहा और निकिल पाया जाता है, फेरस मतलब लोहा। अब ये तो नहीं पूछा आपको, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए। यहाँ पर आपको पूछा है कि असंबद्धता, याद रखेंगे जो ये वाला पार्ट है इसको भी 2 भागों में तोड़ा गया है, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे इसको।
फिर इसको भी दो भागों में तोड़ा गया है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल में। इसी तरह से इसको भी दो भागों में तोड़ा गया है, ऊपरी कोर और लोअर कोर में। समझ आएंगे आप इतना। उसके बाद हमेशा आपको याद रखना है CMRGL, ये वाला सबसे ऊपर ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को कहते हैं कोरोनाड असंबद्धता। तो कोरोनाड असंबद्धता किसके बीच में है? ऊपरी कोर और लोअर कोर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं लोअर मेंटल, सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। ये अपर मेंटल हो गया ना, ऊपर वाला, ये मेंटल है पूरा, इसका अपर वाला पार्ट ये है, तो इसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। एम से याद रखेंगे, मोह असंबद्धता इसको कहते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की असंबद्धता को होते हैं रैपिडी, इसको हम रैपिडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लोअर मेंटल और अपर कोर, या हम बोल सकते हैं मेंटल और कोर के बीच को गुटेनबर्ग, और शायद आपको यही पूछा है गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग किसके बीच में है? मेंटल और कोर के बीच में। यहां हम बोल सकते हैं लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है। और लास्ट वाला जो लोअर कोर और अपर कोर के बीच में, इसको बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। एल मतलब लेहमन। हो जाएगा ना याद? ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि क्रस्ट मेंटल और कोर में किसने बांटा था, तो याद रखेंगे ग्रांट ने क्रस्ट मेंटल और कोर में पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को बांटा था। और सियाल सीमा और निफे में किसने बांटा था? तब आपका आंसर होता है स्वेस, ठीक है। इसमें बहुत स्टडी है, इसमें अभी ये नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी, पृथ्वी का पूरा आंतरिक भूभाग इसी के अंदर समाया हुआ है। अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है यहाँ से, लेकिन हमें धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़नी है। तो इतना अगर आप एक बार में याद करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी याद हो गया तो ठीक है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 26। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में स्थित है? कोडरमा झारखंड में, जो अभ्रक के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपका आंसर होगा बी। 27 पे आते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ये हम ओपेक पढ़ते हैं, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन में कुल कितने सदस्य अभी वर्तमान में हैं? तो आंसर होगा 12, ठीक है। पहले 13 थे। एक अंगोला एक देश है जिसने यहां से अपने आप को अलग कर दिया है। अंगोला लास्ट जो देश अलग हुआ है उसका नाम अंगोला, ये भी याद रखेंगे। रिसेंटली अंगोला ने अपने आप को ओपेक से रिमूव किया है, यानी कि अपने को अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसके अभी CEO किसको बनाया गया है, या अभी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं करंट में? नियोल टाटा, ठीक है। क्योंकि रतन टाटा की मृत्यु हो गई तो कौन बने अभी इसके CEO या अध्यक्ष? तो आपको याद है नियोल टाटा, ये भी करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। 29। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको दिया है विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क ARPANET था, बिल्कुल सही है। ARPANET की फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है, इसलिए आपको दिया है। और ये जो ARPANET बनाया था ये USA ने बनाया था। विश्व का पहला नेटवर्क किसने तैयार किया? USA ने, ARPANET। भारत में शिक्षा के लिए स्थापित WAN ERNET, इसको याद रखेंगे। ERNET मतलब है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, विकसित किया था भारत में पहली बार शिक्षा के लिए स्थापित किया जाने वाला नेटवर्क का नाम है ERNET, एजुकेशन रिसर्च नेट। दूसरा आपको दिया है स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क है स्विफ्ट। ये भी सही है, आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निकनेट निम्न में से क्या है? निकनेट एक भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, इसका आंसर होगा डी। एक चीज याद रखना, अभी रिसेंटली करंट के हिसाब से हो सकता है आपके पेपर में बने ये क्वेश्चन, कि अभी हाल ही में भारत की जो सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है दो, जियो और एयरटेल। कौन कौन सी?
जियो और एयरटेल, इन दोनों कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। स्टारलिंक कंपनी किसकी है? पता है किसी को स्टारलिंक कंपनी किसकी है? एलन मस्क। एलन मस्क जो स्पेसएक्स के सीईओ, स्पेसएक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है ना। और क्या अभी इसमें और जो ट्विटर को किसने खरीदा? एलन मस्क ने कुछ समय पहले खरीदा था ना, ठीक है। तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, इसके साथ समझौता किया है और इन्होंने ये बोला है कि हम आपके साथ मर्ज होते हैं, और मर्ज होने के बाद, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जो नेटवर्क कंपनी है स्टारलिंक कंपनी, इसके अपने सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से ये क्या करते हैं, नेटवर्क को भेजता है। तो पहली कंपनी है, विश्व की पहली कंपनी है स्टारलिंक कंपनी, जो सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क को प्रोवाइड कर रही है। तो अब इनको पता है भाई अगर हम इसके साथ समझौता नहीं करेंगे और ये भारत में आ गई तो इसके सभी लोग इसके नेटवर्क खरीद लेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनके साथ समझौता किया है कि हम भी आपके साथ साझेदार करेंगे और हम एक क्या बोलेंगे, एक सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क को देंगे। क्योंकि अगर ये आ गए भारत में तो सब लोग उसी को लेंगे। कहीं भी जाएंगे आप, या ये पृथ्वी पर किसी भी स्थान पे जाएंगे तो वहां पर उसके नेटवर्क आएंगे, क्योंकि वो सैटेलाइट के माध्यम से आपको नेटवर्क भेज रहा है। तो इसलिए ये दो कंपनी आपको पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में भारत की दो बड़ी कंपनी जिन्होंने स्टारलिंक के साथ समझौता किया वो कौन सी है? तो आंसर होगा जियो और एयरटेल, ठीक है। नेक्स्ट 31, निम्न में से कौन सा एक विकल्प गलत है? विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में किया जाता है, लेकिन हरियाणा में नहीं किया जाता है। हरियाणा की जगह क्या होना चाहिए? उज्जैन। उज्जैन में किया जाता है, सॉरी वाराणसी में नहीं किया जाता है, बल्कि उज्जैन में किया जाता है। यहाँ पे वाराणसी लिखा था ना, तो ये गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। दूसरा है 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। थर्ड है महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 साल में किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा केवल एक गलत था यहाँ पे, ठीक है। देखो अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, महाकुंभ 12 साल में लगता है, और पूर्ण महाकुंभ 144 सालों में लगता है, जो अभी हुआ था पूर्ण महाकुंभ था इस बार। देखो एक 12 साल में लगता है ना एक महाकुंभ, और जब 12 बार हो जाता है 144, तो 144 साल बाद कौन सा कुंभ लगता है? पूर्ण महाकुंभ, जो इस साल लगा था। विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। ये भी आने वाले टाइम के लिए आपको इंपोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि कितने श्रद्धालु थे जो महाकुंभ में आए थे। लगभग 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पे, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, आप उसको एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर आए थे। 33 पे आते हैं, 32 हो गया, 32 छूट गया। 32 आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खेल और खिलाड़ी। देखो हॉकी खिलाड़ी 11 प्लेयर, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट सब में कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। सर्वाधिक जो प्लेयर होते हैं वो रग्बी फुटबॉल में होते हैं, 15 प्लेयर। रग्बी फुटबॉल में 15 याद रखेंगे, ठीक है। बेसबॉल में 9, जिम्नास्टिक में 8, लेकिन कबड्डी में 9 नहीं बल्कि 7 होते हैं। खो खो में भी 9 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9। कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 118। इससे पहले 2024 में 126वां स्थान था, ये भी आप ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको पुराना पूछा जाए 2024 वाला, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला आप याद रखना है 118, बस याद रखने के लिए, बस जस्ट याद रखना है 126 था और भारत की रैंक में सुधार आया है। कुछ और रिपोर्टें जैसे आपका शांति, पीस, भारत की रैंक शांति में 116 है, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 42, एचडीआई में भारत की रैंक है 134, 134। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 42, शांति में, पीस में 116, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 और एचडीआई में भारत की रैंक 134 है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। 34, गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माँ अक्ष पटलिक, अक्षर मतलब लेख, अक्षर मतलब क्या होता है? लेख, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, बिल्कुल सही है। महासंधि विग्रह, विदेशी अधिकारी, बिल्कुल सही है। दंडपासिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंडपासिक कहा जाता है।
भाट वाला आपका गलत होगा, ये सेनापति नहीं बल्कि पुलिस को कहते हैं। भाट या चाट भी लिखा होता है, भाट या चाट पुलिस को कहते हैं, ठीक है। जो सेनापति है इसको महाबलाधिकृत कहते हैं, महाबलाधिकृत या महासेना नायक या महाबलाधिकृत कहते हैं सेनापति को, ठीक है। भाट कहते हैं पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35। पीएम वाणी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम वाणी योजना इंटरनेट सेवा से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत में वाईफाई के माध्यम से सस्ती इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की जाएगी। 36 पे आते हैं। किस राज्य ने मार्च 2025 में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम अपनाया है? तो यह आंसर होगा इसका तेलंगाना राज्य ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 37 पे आते हैं। किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया? आंसर होगा आपका नागालैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। बिल्कुल सही है। कारण है कृषि में नवीन तकनीकी तथा लोहे के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। और यहां पर देखो ध्यान से पढ़ेंगे आप तो ये लिख रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे, जिसका कारण था कृषि में नवीन तकनीकी तथा लोहे का प्रयोग से अधिशेष उत्पादन संभव हो पाया। स्पष्टीकरण भी सही है, इसका सही आंसर होगा ए, कारण भी यही था, ठीक है। नेक्स्ट 39 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की 10वीं वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो यहां पर आंसर होगा मेघालय की। मेघालय की 10वीं वृद्धि दर लगभग 27% के आसपास आपको देखने को मिलती है। सबसे कम नागालैंड की थी। सबसे कम किसकी थी? नागालैंड की थी। नेगेटिव में थी -0.58% के आसपास। नेगेटिव में कौन था? नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल नहीं, नागालैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला आपको दे रहा है कि राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान आर्टिकल 163 में है। आपने पढ़ते हैं ना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो एक मंत्री है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 163 के तहत की जाती है, तो मंत्री परिषद भी उसी के अंतर्गत आएंगे। राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30, ये बिल्कुल गलत है। 15%, कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 से कम नहीं हो सकती। जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका डी वाला, 12 से कम नहीं हो सकती है, न्यूनतम 12 है। और उत्तराखंड में न्यूनतम फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि 70% का अगर निकालेंगे लगभग आपका 11.5 के आसपास आता है, तो 12 के आसपास हम मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो न्यूनतम कितना है? 12 है, ये याद रखना है। पहले ऐसा नहीं था, कितने भी मंत्री हो सकते हैं। इसके लिए एक संविधान संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन 2003 या 2003, हाँ 2003 में हुआ था। और इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल को सीमित किया गया 15% में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% हो सकती है। ये किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है। बाकी सभी सही है। राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी सही है। 41 पे आते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 42, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन सुमेलित नहीं है? अगर आप देखेंगे 61वां संविधान संशोधन वोट देने की आयु, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा है 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा ना, 1967 में होता है। और इसमें जो आठवीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत, तो ये भी सही है। डी बोल रहा है, सी बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार की जगह क्या होना चाहिए? कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो ये गलत है। मूल संविधान में हमारे एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, 11वां जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन 2003 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के रूप में। ठीक है, तो 42 का आपका आंसर सी था। यहाँ पर 43, किसी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य को करने की से रोकने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है? अधिकार प्रस्तालित को वारंटो जारी करता है। किसके लिए पूछ रहा है? वो अधिकारी के लिए पूछ रहा है। वो किसी अधिकारी, जब कोई अधिकारी अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर का कोई कार्य करता है तो इसको बोलते हैं को वारंटो। वारंट जारी किया जाता है कि आपने किस अधिकार के अंतर्गत यह काम किया है। परमादेश क्या होता है? ये किसी भी अधिकारी को जारी किया जाता है कि वो अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, ये कार्य करने से संबंधित है, अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको आदेश जारी किया जाता है कि मैंडेमस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जारी किया जाता है किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जो कोई अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से ही पता चला बंदी। किसी व्यक्ति को अगर अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है और बोल सकता है कि मुझे किस अधिकार के अंतर्गत आपने बंदी बनाया है। ठीक है, और प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। किसको रोकना? उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रोकता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से कोई कार्य बाहर का तो नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। और एक आता है आपके पास सॉरी, ये प्रतिषेध है, एक आता है उत्प्रेषण, सेटियोररी जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है? लंबित मुकदमों को आगे भेजने के लिए जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय, दो रिट ऐसी हैं जो न्यायालय जारी करता है, एक प्रतिषेध न्यायालय, एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। ये न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। न्यायालय जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, एक तो रोकने के लिए जारी करता है और एक लंबित पड़े मुकदमा को आगे भेजने के लिए जारी करता है उत्प्रेषण को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिटें हमें दी गई हैं। 44 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से लागू होता है, लेकिन ये अधिनियम जो ये अधिनियम है 2009 का है। अधिनियम कब का है? 2009। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। सॉरी 1 अप्रैल 2010। जल्दबाजी में मैंने उसको सी कर दिया। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अधिनियम 9 का लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 45 पे आते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यह हमने फ्रांस से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है, स्वतंत्रता प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 46, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अभी हम बात करी थी ना, राज्यपाल दिलाता है। आर्टिकल कौन सा? 219, अभी तो पढ़ा था आपने। ठीक है, तो आर्टिकल 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। 47, नाफेड क्या है? देखो, नाफेड एक एग्रीकल्चर के लिए नीति बनाने वाली, या एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्निकल चीजें हैं या साइंटिस्ट के संबंध में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको विकसित करने के लिए। दूसरा, कृषि उत्पादों के निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण और बफर स्टॉक के लिए अनाज आयात करना, ये इसका कार्य नहीं है, ये FCI का कार्य है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य है ये। तो सेकंड वाला नहीं आएगा यहाँ पे। अंडों और कुकड़ों के राष्ट्रव्यापी विपणन से है, ये भी सही है। और उपभोक्ता वस्तुओं के अविशेष क्षेत्र में पहुंचने के लिए, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा 1, 3 और 4। नाफेड, इसका गठन की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1958 को इसका गठन किया जाता है, नाफेड का। ये नाफेड है वैसे। ठीक है, नाफेड, नाफेड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति विभाग का है। आपका आंसर होगा ए। 49 पे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। ठीक है,
देखो याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य था जिसने एचडीआई जारी किया था, उसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1995 में राज्य स्तरीय एचडीआई जारी करी थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करी? मध्य प्रदेश ने 1995 में। लेकिन संपूर्ण भारत ने कब जारी करी? अप्रैल 2002 में। राज्य आएगा तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 1995। 50 है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार, इसको कहा जाता है सब प्राइम उधार, बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं हो उसको ये सब प्राइम उधार दिया जाता है। इसके बदले में कुछ गिरवी के रूप में पहले रखना पड़ता है, फिर उनको लोन दिया जाता है। और जो एक होता है प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम पीएलआर बोलते हैं उसको, पीएलआर प्राइम लैंडिंग रेट, इसका जस्ट उल्टा होता है। प्राइम लैंडिंग रेट उनको दिया जाता है जो सबसे विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, ठीक है। और इनके लिए सब प्राइम उधार मतलब पहले अपने पास कुछ गिरवी रखनी पड़ती है, फिर उनको लोन देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने विश्वसता को नहीं रखा है, विश्वास नहीं बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। क्या है इसका आंसर? सी मतलब बी ऑप्शन ना, बी आया होगा, बी ऑप्शन बी आंसर होगा। आ गया था सबका? ठीक है, जहां पर आपका नहीं आएगा रीजनिंग में आप पूछेंगे, नहीं तो मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। बेशक आप पूछ सकते हैं जहां पे आपका नहीं आता है। 52 का आंसर यहां पर सी आया होगा, हो गया था ये वाला, ठीक है। 53 में इसका आंसर बी आएगा, पी एस के पिता है। आ गया था? कोई ऐसा जन आया वो किसी का? आ गया ना सबका? ठीक है, वेरी गुड। 54 का आंसर यहाँ पे डी होगा। आप रोटेशन आप देख पा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये है जो ये सीधा वाला, ये कहाँ घूम के आ गया? इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये कहाँ घूम के चला जाएगा? ये इस तरफ चला जाएगा, नेक्स्ट इस तरफ, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। डी इसका सही आंसर है। 55 का आंसर क्या आया? डी है ना पक्का? 55 का हाँ डी आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 56 का 25, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कुछ परसों शायद हमने करा था। देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 में से माइनस करेंगे 2 को तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इनको जोड़ेंगे तो बीच में लिख देना है बस, ठीक है। लास्ट वाले को देख लो, 51 में से 48 माइनस करेंगे तो 3 और 17 में से 13 माइनस करेंगे तो 4। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर रहता है 9, 16 9 25, तो आपका आंसर यहाँ पे 25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 का ए आंसर आएगा, केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण कर रहे हैं। हो गया था या किसी को कोई कंफ्यूजन? हो गया सबका? ठीक है। 58 का आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। हो गया था ये वाला, ठीक है। 59 का 27 है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना है इसको, गिनने का तरीका कुछ नहीं करना आपको, साइड को इसके सबसे नीचे वाले जो ट्राइंगल है वो गिनने। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, इधर भी अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, जब इक्वल हो, इधर से भी 4 और इधर से भी 4 आ रहा होगा, तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत और भी मेथड है लेकिन सबसे शॉर्ट मेथड है कि कितना है 4, तो क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, अब 32 में से 5 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका, लेकिन ये तब फॉलो होगा जब बराबर हो, इधर से भी 4 और इधर से भी 4, या इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो जितने आ रहे हैं इसको हाँ एन रख सकते हो आप,
नंबर ना, नंबर कितने हैं, मैंने सीधा 4 लिख दिया ना, उसको जितने आपने काउंट करे उसका स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 कर दो। और इसके अलावा जो थोड़ा लंबा लंबा नहीं है वो भी शॉर्ट मेथड है। 4 है ना ये 4, तो 1 2 3 और 4 आपने लिखा, ठीक है। एक के आगे एक लिखना है, उसके बाद क्रॉस में इसको सम करना है, इसको जोड़ना है, 2 और 1 3, फिर इसको यहां ले जाना है, 3 और 3 6 यहां पर लिख देना है, फिर इसको इधर लाना है, 6 4 10 ऐसे लिख देना है। उसके बाद इनको जोड़ो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20 हो गया, ठीक है। 20 आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, एक छोड़ के काउंट करना है, पहले वाला छोड़ना है, दूसरा ऐड होगा, तीसरा वाला छोड़ना है, चौथा ऐड होगा, तो 6 और 1 7, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो 27, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड है जो आपको सही लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखना आपको, ये वाला और शॉर्ट है, लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं दोनों तरफ इक्वल हो तब आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 का आंसर होगा 530, आगे होगा। आपको दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में 1160 में से माइनस करना होता है। 630 आपको दिया है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 30 हो गया और ये हो गया 5, तो 530। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमेशा याद रखना है 1160 में से माइनस करना होता है, जबकि जल प्रतिबिंब के लिए हमें 1830 में से माइनस करना होगा। जल प्रतिबिंब, ये स्पेशल ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि जल प्रतिबिंब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वहां पर सीधा जल प्रतिबिंब पूछा और आपने दर्पण प्रतिबिंब वाला माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है।